मेरा नाम जॉन जे गॉडरी है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं पहले एक लोकल कॉफ़ी शॉप में काम करता था। मैंने कहा कि पहले वाली लोकल कॉफ़ी शॉप में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं उस जगह के करीब भी हूँ। चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मैं उस दिन कैशियर के रूप में काम कर रहा था और ऑर्डर ले रहा था जब मैंने सड़क पर एक व्यक्ति को देखा। मैंने घंटों बाद तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, जब हमारे पास बहुत कम काम था और मैंने देखा कि वो अभी भी वहीं था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने दूसरे कैशियर से पूछा कि क्या उसने उस व्यक्ति को भी देखा है। जैसे ही वो उनकी ओर देखने आए, वो कंफ्यूज्ड दिख रहा था। उसने पूछा कि क्या वो लोग 3 घंटे पहले से ही खड़े नहीं थे। मैंने अपना कंधा हिलाते हुए जवाब दिया और उससे कहा कि मैं उन लोगों को चेक करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर निकला, मैंने अपने कोवर्कर्स को काउंटर के पीछे इकट्ठा होते देखा। वो सारे लोग एक काला ट्रेंच कोट, गंदे स्नीकर्स की एक जोड़ी और एक बेसबॉल कैप पहन रखी थी, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो लोग सदियों से ऐसे पहनते आ रहे हो। और वो सारे लोग बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़े थे। हे गाइस, आर यू ऑल गुड? तुम वहाँ घंटों से खड़े हो। मैंने उसे गली के उस पार से पुकारा। वह ना तो हिला और ना ही सुनने की कोई साइन दिखाई दी। झिझकते हुए मैं सड़क पर चला गया और इस समय मुझे पता है कि मेरे माता पिता ने मुझे सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखने के लिए क्यों कहा करते थे, क्योंकि उस समय एक कार ओवर स्पीडिंग की वजह से मुझे टक्कर मार दी। मुझे उसमें से बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे जो याद है वह यह है कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। वह अजीब आदमी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और मुझे एक भूतिया सफ़ेद चेहरा और एक ऐसे आदमी की मुस्कान दिखाई दी जिसमें कोई सहानुभूति नहीं बची थी। मुझे याद है कि मेरे आसपास मेरे कोवर्कर्स के इकट्ठा होने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उनमें से एक पुलिस को बुला रहा था और थोड़ी देर के लिए मैं अपनी आंखें खोल सका। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर खून जमा होना शुरू हो गया है और लोग मेरे आसपास खड़े हैं। लेकिन मुझे सबसे स्पष्ट रूप से याद है कि दूसरा कैशियर चारों ओर देख रहा था और मुझे बाद में इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन वह उस लड़के की तलाश कर रहा था, जिसका मतलब है कि वह या तो भाग गया था या गायब हो गया था। मैं बाद में सभी प्रकार के उपकरणों और मेरे शरीर से चलने वाली कई ट्यूबों से घिरे अस्पताल के कमरे में उठा। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से देखा। मेरा दाहिना हाथ और पैर दोनों टूट गया था। मैंने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी ऐसा दर्द हुआ कि जैसे मेरे शरीर में करंट लग गई हो। मेरी गर्दन एक ब्रेस में थी, लेकिन मैं अभी भी मुश्किल से इसे हिला सकता था। लेकिन फिर भी इसे हिलाने में दर्द होता था, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी आंखें घुमाई, न कि अपना सिर। मैंने आगे देखा और कुछ एक्सरेज देखे। वहाँ पर एक पैर और एक गर्दन के चित्र थे और मुझे लगता है कि आखिरी वाला एक हाथ था, लेकिन यह एक कांच की टेबल की तरह लग रहा था। मुझे लगता है कि वो मेरा ही एक्सरेज थे। मेरा पैर ठीक उसी जगह टूट गया था जहाँ वह कुल्हे से मिलता था और मेरी गर्दन नहीं टूटी थी, लेकिन जो कुछ मैं बता सकता था वह सही नहीं था। मैंने किसी नर्स या डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं कोई आवाज़ नहीं निकाल सका। यह एक अजीब एहसास होता है जब आपका दिमाग आपको कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। यह आपको भ्रम और डर की भावना देता है। चिल्ला ना पाने की इस पूरी परीक्षा के बाद मुझे याद आया कि अस्पतालों में नर्स को बुलाने के लिए एक बटन होता है। मैंने इसे महसूस करने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग किया और मुझे वहाँ बटन नहीं मिला। मैंने अपने राइट साइड का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। कदमों के बारे में कुछ सही नहीं लग रहा था। वो असमान या समय से बाहर लग रहे थे। मुझे ठीक से याद नहीं है
कि कोई मेरे बिस्तर पर चढ़ गया और मेरे बगल में जो उपकरण लगे हुए थे उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। मैं उस समय जग रहा था, लेकिन जब वह जाने लगा तभी मुझे अपने बिस्तर के बगल में बटन मिल गया और मैंने उसे दबा दिया। तभी उसी वक्त मेरे कमरे में गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और कोई मेरे कमरे की दीवार से जा टकरा गया। मैंने बटन को उठाकर वापस मेरे बिस्तर पर रख दिया। वो दरवाजे के पास चलने लगा, लेकिन वह मेरे बेड के पैर के पास रुक गया और तभी मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे मैं सो रहा हूं, लेकिन अपनी बाईं आंख को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो नर्स थी और उसने मेरी तरफ मुंह कर रखा था। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस नर्स का कोई चेहरा ही नहीं था। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वह दरवाजे के पास गई और फिर हॉल में चली गई। जैसे ही वह बाहर गई, मैंने चैन की सांस लिया। फिर मुझे अपने खतरे का रियली में एहसास होने लगा और मैंने एक खामोश भरी चीख निकाली। 1 हफ्ते के बाद बिना चेहरे वाले नर्सों के लिए मैं इसके प्रति असंवेदनशील हो गया और मैं नर्सों को अपने कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करता था। उन्होंने 1 महीने के बाद मेरी गर्दन के ब्रेस को हटा दिया और मैंने अपने दरवाजे के बाहर कुछ कड़कड़ाहट सुना, जो कि एक भाषा की तरह नहीं लग रही थी। मेरे गले के ब्रेस को हटाने के कुछ देर बाद ही उन्होंने मेरे लेग कास्ट को हटा दिया। मुझे लगता है कि अस्पताल में 1 साल के बाद आखिरकार मैंने नर्सों को चिल्लाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वो बुलाए जाने पर नहीं आते हैं, जब वो चाहते हैं तब आते हैं। उस पर मैंने अपने दाहिने हाथ को अपने एक बाएं हाथ से हिलाया। मैंने अपने पैरों को बिस्तर पर फेंक दिया और अपने आप को ऊपर धकेल दिया, लेकिन तुरंत मैं जमीन पर गिर गया। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ खुद को ऊपर खींच लिया और खुद को वापस बिस्तर पर फेंक दिया और अगले 3 महीने के लिए मैंने अपने स्ट्रेंथ को बिल्ड किया। मैंने खुद को सिखाया कि कैसे फिर से चलना है। धीरे धीरे मैं दरवाजे तक जाता और फिर वापस आ जाता। एक दिन मैंने दरवाजे की कुंडी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। हर दिन मैं उस दिन नामुराद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता था, लेकिन वह नहीं खुलता था। आखिरकार मैं दौड़ने और चलने में सक्षम था जैसे मैं पहले था। मेरे पास एक आइडिया था। एक दिन मैंने बेड को दरवाजे के पास अटकाने का फैसला किया। मैंने बेड के पैरों को पकड़कर आगे खींचा। यह आसानी से फिसल गया और जैसे ही मैंने मुड़ा, इस दरवाजे पर बड़ी तेजी से धक्का देना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजे पर पटक दिया। मैंने उसे फिर से दीवार पर खींच लिया और फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं खुला। मैंने कई दिनों तक कोशिश की, लेकिन फिर मेरे मन में एक अच्छा आइडिया आया। क्या होगा अगर नर्स दरवाज़ा खोलती है और मैं इस बेड को दरवाजे पर ढकेल दूं? और मैंने यही किया। मैंने इंतज़ार किया। वह हफ्तों तक नहीं आई, लेकिन जब उसने वह दरवाज़ा खोला तो मैं तैयार था और मैंने बेड को धक्का दिया और दरवाजे पर फिसलकर नर्स को पटक दिया। और दरवाजे से टकराने के बाद ठीक पहले मैं बिस्तर से कूद गया और नीचे भागने लगा। जैसे ही मैं दौड़ा, मैंने अपने पीछे से एक जोर से चिल्लाने की चीख सुनी और मैं मुड़ा और देखने लगा कि क्या हुआ है। मैंने देखा कि उसके पर्पल कलर की खून बह रहा था जहाँ से मैंने उसे बेड से मारा था। वह एक सुस्त गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिरी हुई थी। मैं बिना रुके दौड़ता रहा और जैसे जैसे मैं हॉल से भागा, नर्सों ने मुझे छूने की कोशिश नहीं की। वो लोग बस चलती रही। जैसे जैसे मैं दौड़ता गया, दीवारें और कमरे लंबे होते जा रहे थे। जब मैं इन टूटे हुए कमरों के पास से भागा तो मैंने देखा कि ये चीज़ें दीवारों से बनती है और ये काफ़ी आक्रामक थे। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा तो अस्पताल व्यवहारिक रूप से ढह गया। इस फ्लोर पर नर्सें न केवल कमरों से आ रही थी, बल्कि हर जगह से आ रही थी। मैंने हॉलवे के नीचे भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बाहों को देखा,
वो सब मुझे अपनी पंजों से नोच रही थी, लेकिन मैं इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि वो मुझे पकड़ नहीं पाई। मैं रिसेप्शन डेस्क और दरवाजों के माध्यम से भागा और जब मैंने इसके बाहर निकला तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हालांकि मुझे कोई परवाह नहीं था, क्योंकि मैं बिना रुके बस दौड़ा और दौड़ा और दौड़ता रहा। मैं इतनी दूर आ गया कि अस्पताल मुझसे दूर होने लगी। मैं खाली मैदान में बैठ गया और अंत में सो गया या मर गया, या उन दोनों में से एक था। मैं अंततः उसी जगह पर जागा जहां मैं नहीं होना चाहता था। उसी अस्पताल में मैं पहली बार उठा था। किसी तरह मुझे पता था कि मैं घर पर नहीं था। मैंने अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था और कमरे के चारों ओर देखा। जब मैं यह कर रहा था तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे बेड के बगल में एक कुर्सी पर बैठा था। मैं अभी भी ठीक से नहीं देख सकता था। वो आदमी एक कैप, एक गंदा ब्लैक कोट और गंदे स्नीकर्स की एक जोड़ी पहन रखा था। मैं धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर देखा और मुझे यह जानने के लिए अपनी दृष्टि की आवश्यकता नहीं थी कि मेरे बगल में कौन बैठा है।